हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई का एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, जो कि 2023-24 का एक सैम्पल पेपर ऑफिशियल है सीबीएसई का। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। कि इस बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो 2 पार्ट्स होंगे। सेक्शन ए जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और सेक्शन बी जो पार्ट होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा। और इसमें 20 MCQs होंगे और 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। और ये कह सकते हो कि फिर हमारे 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे 6 मार्क्स के होंगे। तो इसका पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं, मतलब सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक का स्टार्ट हम करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, consumption function assume that consumption changes at a constant rate as income changes। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि ये सही है कि अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं इनकम और यहाँ पर ले लेते हैं हम कंजप्शन। तो कंजप्शन जो होता है कि ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होता है, हमें ये देखना होगा। सपोज़ कि हमारी इनकम है 0 और हमारा कंजप्शन है 40, फिर हमारी इनकम मान लेते हैं कि 100, तो कंजप्शन है हमारा 80, और इनकम मान लेते हैं 200, कंजप्शन होगा 120। इस तरीके से हमारा ये कंजप्शन फंक्शन होता है। तो ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन इज़ द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो रेशियो है किसका, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब C/2 टोटल इनकम। तो ये जो हुआ ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। क्यों हुआ ये स्टेटमेंट रॉन्ग? इसलिए हुआ कि C/Y की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है APC, ना कि ऑटोनोमस कंजप्शन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है कि स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, कोई एक क्लोज्ड इकोनॉमी है विद नो फॉरेन ट्रेड ऑब्वियसली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हमें अगर देखना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है तो फॉरेन ट्रेड नहीं होता, तो इसमें हमारा NFIA हम नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसमें से हमें कॉन्सेप्ट क्या देखना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो हमारा GDP होता है वो हमारा GNP के इक्वल होता है। क्यों होता है, रीज़न हम देखते हैं। सपोज़ कि अगर हमें GNP अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, GDP प्लस NFIA। NFIA इस केस में हमारा कितना होगा, 0। तो GNP इज इक्वल टू GDP, और NFIA हमारा क्योंकि 0 होगा क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये क्या होगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि GNP और GDP क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका, ये यहाँ से देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कैन बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ये आपका दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC की वैल्यू हो सकती है क्या ग्रेटर देन 1, या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC की वैल्यू हो सकती है क्या ग्रेटर देन 1, और ये हमें गिवन है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS। तो इसमें से अगर हम देखें कि किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो हम इसमें जो 1 हो सकती है ग्रेटर देन, वो हो सकती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्योंकि हम ऐसा ले लेते हैं कि हमारी अगर इनकम कम भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक स्टेट ऐसा एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब ऑटोनोमस कंजप्शन की अगर बात कर रहे होते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि 0 इनकम पे भी क्या होता है कि जब हमारी इनकम कुछ नहीं होती तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर हम APC की बात करें तो APC होता है C/Y। ठीक है, सपोज़ ये कर लेते हैं कि हमारी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, क्योंकि एक ऑटोनोमस कंजप्शन उसको इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनकम है 10 और एक्सपेंडिचर कितना है 20, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि मोर देन 1 है। बाकी के किसी भी केस में ये मोर देन 1 वैल्यू नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन
के लिए मैंने लिखा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर 2022, क्वेश्चन क्या है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ 0.4 USD बिलियन डॉलर्स, इतना उसने आउटफ्लो रिकॉर्ड किया है। आउटफ्लो की अगर बात हो रही है किसकी, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यहाँ पर बात हो रही है बोरोइंग्स की। दो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें बात हुई है बोरोइंग्स की, और बोरोइंग्स में क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। जब भी हम बात करते हैं कि जिससे एसेट और लायबिलिटी में चेंज आए, एसेट्स और लायबिलिटी अगर हमारी चेंज होती है तो वो हमारा कॉन्सेप्ट जाता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। और आउटफ्लो हुआ है तो आउटफ्लो होने से वो डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बात होगी कि करंट अकाउंट का पार्ट होगा और आउटफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो हुआ है तो डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं द अबव स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट, और इसमें क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिससे हमारी एसेट और लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, या एसेट में चेंज आए या फिर लायबिलिटी में चेंज आए तो हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। और अगर आउटफ्लो हुआ है तो डेबिट, अगर इनफ्लो होता है तो क्रेडिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कैपिटल डेबिट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैपिटल एंड डेबिट, ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। यस ऑफ कोर्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ मनी है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मनी। तो इसमें कौन सा हुआ है, यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स कि हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये यूनिट ऑफ अकाउंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द मिसिंग फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक्चुअल में ये है, यहाँ पर एक रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है, 20% रिजर्व रेशियो है। और लोन अमाउंट कितना है बता रखा है, 80%, डिपॉजिट इतना है। फॉर एग्जांपल शुरू में 1000 डिपॉजिट आया, उसने लोन अमाउंट रखा 800 का और 2000 का रिजर्व रख लिया, और 200 का रिजर्व रख लिया, जो कि 20% है किसका, 1000 का, 20% 200। अगली बार क्या होगा कि जैसे कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन में आपने समझ ही लिया, पढ़ाई होगा कि क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें हमने देखना है कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो अमाउंट ये डिपॉजिट हुआ है, मतलब लोन की फॉर्म में दिया है, एक्चुअल में इसको इन कैश नहीं दिया जाता है कि अकाउंट ओपन करके डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में दिया जाता है। तो अगेन बैंक ये एज्यूम कर लेता है कि 400 उसके बाद फिर से डिपॉजिट हो गया। अगेन इसका 20% वो रिजर्व रखेगा 160। तो 800 में से अगर हम 160 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 0, 4, 4 और 6, तो ये आ जाएगा 640। अब हमें देखना होगा कि जब यहाँ पर 20% है तो हमें देखना होगा कि मनी मल्टीप्लायर कितना बनेगा। मनी मल्टीप्लायर हमें चेक करना होगा कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि हमारा जो भी डिमांड डिपॉजिट होता है, एक्चुअल में LRR, जो इनिशियल डिपॉजिट भी कहते हैं उसको, इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो और ये अगर हम देखें तो इनिशियल डिपॉजिट कितने का आया है हमारे पास, यहाँ पर 1000 का इनिशियल डिपॉजिट जो है 1000 का है। और LRR का मतलब कि जो रिजर्व रखने का है वो 20%, 20% का मतलब है 0.2 पॉइंट हटाएंगे इधर, दैट इज़ ये हो जाएगा 5000। इसको हम करेंगे तो 5000 इसका अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, टोटल जो डिपॉजिट्स होंगे हमारे, वो जो मनी मल्टीप्लायर में होंगे 5000 के होंगे। और यहाँ पर जो आएगा रिजर्व, जो आएगा इसमें से, और अगर इसका रिजर्व की हम बात करेंगे तो वो 1000 का हो जाएगा। और ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये 4000 की आएगी, क्योंकि 5000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो लोन अमाउंट जो होगा 4000 का हो जाएगा। तो इसमें से हमारा तो ये हो गया, और थर्ड पे 4000, ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द डैश एंड डैश। एक्चुअल में अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इसमें एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है आई। तो इन दोनों को हम एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में, सी प्लस आई मिलके बनता है। तो किसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस या रीजंस दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। डिमांड जो होती है, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे होती है। अब देखते हैं इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। विजिबल्स मतलब कि हमें कुछ विजिबल गुड्स का इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगी फॉरेन करेंसी, तो इसके लिए डिमांड होगी। तो पहले के लिए डिमांड होगी। एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास सप्लाई होगी, तो सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, जो वो भी कर रहे हैं इससे भी सप्लाई होगी, थर्ड वाला भी सप्लाई का पार्ट बनेगा। और परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, अब्रॉड में आपने एसेट्स परचेज किया तो इससे क्या होगा कि आपको डिमांड करनी होगी फॉरेन करेंसी की। तो 1 and 4 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी एज, सप्लाई फंक्शन हमें गिवन है। सप्लाई फंक्शन क्या है, -60 + 0.1 y, ये हमें गिवन है। और आई की वैल्यू जो गिवन है वो है 4000। आई कितना है, आई कह सकते हैं हम कि 4000 गिवन है। बताइए कि एस जो है सेविंग फंक्शन है, वाई इनकम है और आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी, इक्विलिब्रियम लेवल बताना है हमें। इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। एग्रीगेट डिमांड हम बात करेंगे सी प्लस आई की, और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे सी प्लस एस कह सकते हैं। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आई और एस दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो एस आई की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 4000, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 4000, और एस का हमारा पूरा फंक्शन गिवन है। ये फंक्शन जो है हमारा इसका, ये पूरा लिख देंगे -60 + 0.1 y। तो इसको क्या करते हैं कि 4000 नहीं है, 6000 नहीं, 4000, ठीक है। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, = 0.1 y। तो ये हो गया 4060 = 0.1 y। तो 4060 में इसको अगर हम इधर ले आएंगे इसको, तो ये होगा 0.1। तो पॉइंट रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, यहाँ पर बचेगा y। तो हम कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू आ गई हमारी, आ गई 40,600, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा इसका, सी। तो इक्विलिब्रियम के लिए 40,600 की वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमें गिवन है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इसके पार्ट्स बोले हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में एफडीआई वगैरह जो होता है, एफडीआई ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। पोर्टफोलियो का मतलब और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पोर्टफोलियो में और एफडीआई में। एफडीआई में होता है कि डायरेक्ट कंट्रोल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जाता है, और पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर वगैरह परचेज कर लेते हो तो आप डायरेक्टली उसमें, आपका उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, बट यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉफिट और लॉसेस जो भी उसमें होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट अकाउंट क्वेश्चन है 11th, करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग करंट अकाउंट सरप्लस। एक्चुअल में हमारे पास जो होते हैं करंट अकाउंट, और सेकंड होता है कैपिटल अकाउंट। अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो इक्विलिब्रियम के लिए कैपिटल अकाउंट, तो ये दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इक्विलिब्रियम इनका 0 आना चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, हाँ, तो ये फाइनेंस। आगे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट योर आंसर।
तो हमें एक बात पता है कि अगर करंट अकाउंट में हमारे डेफिसिट है, करंट अकाउंट में डेफिसिट है, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट से फाइनेंस कर सकते हैं, जिससे कि हम इक्विलिब्रियम पर ले आए। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है यस, द स्टेटमेंट कैन बी एग्रीड अपॉन सिंस इन अकाउंटिंग सेंस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 1 or 0. If an economy is facing the situation of current account deficit (CAD), the same must be financed through the surplus in capital account. जो capital account का surplus होता है उससे finance कर सकते हैं। CAD may be set off through net capital inflow. Or the transaction like selling of assets, borrowings from abroad may be instrumental in balancing of CAD, balance of payment. तो ये इसका आंसर हो गया। आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं, इसका पूरा आंसर मैंने दे दिया है। आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है किसका, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम की बात करते हैं तो क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया हमें कैलकुलेट करना है NDPFC, हमें कैलकुलेट करना है NDPFC कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये आइटम्स देख के पता चला, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर गिवन है, यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, इनसे पता चल रहा है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। तो जब इसमें अगर हमें देखना है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है, ग्रॉस गिवन है, तो इससे हमारा जो हम कैलकुलेट करेंगे हमारा GDP एट MP आएगा, GDP एट MP। बाकी के काम हम बात कर लेंगे। GDP MP में हमें क्या करना होगा, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि 1 वाला हमें लेना होगा। 1 में कितना अमाउंट है, 600 का। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी लेंगे हम, प्लस सेकंड भी करेंगे। सेकंड में कितना अमाउंट है हमारा, सेकंड का जो अमाउंट है वो है हमारा 200 का। ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी लेंगे इसमें, ये थर्ड नंबर पर है, प्लस 3 को लेंगे। 3 का अमाउंट कितना है 40, तो प्लस 40, ये सब पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है 200, ये भी आएगा। ये कौन सा नंबर पर है, 4th, तो इसको भी हम लेंगे। उसके बाद जो आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट को भी हम लेंगे कि प्लस करेंगे एक्चुअल में, और ये लेकिन माइनस में है। ठीक है, हमें प्लस ही करना होता है। नेट एक्सपोर्ट कितना है, कौन सा नंबर का है, 5th का, लेकिन ये प्लस करना था, लेकिन ये है क्या माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। और कुछ बचा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, NFIA की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी अभी, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका देख लेते हैं GDP MP कितना आ गया। तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 800 1000। GDP MP अगर हम बात करें, GDP MP की बात करें तो हमारा आ गया ये 1000 आ गया। लेकिन हमें GDP MP नहीं कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना है NDPFC। मतलब आपको कैलकुलेट करना है NDPFC के लिए आपको गिवन क्या है, GDP MP गिवन है। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमें G का क्या बनाना है, N। ग्रॉस से हमें नेट पर जाना है, तो माइनस हम करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डोमेस्टिक तो है, बाकी MP से हमें किस पर जाना है, फैक्टर पर, FC पर। तो इसमें से माइनस करेंगे हम NIT, ये हम दोनों माइनस कर देंगे 1000 में से। जैसे हमारे पास है 1000, तो क्या होगा 1000 माइनस कितना हो जाएगा, डेप देखते हैं, डेप कितना है, नेट फैक्टर ये है 40 का, डेप हो गया 40 माइनस, और क्या हमें माइनस करना है NIT कितना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 120, तो 120 और माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 1000 माइनस 160, तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा 840 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पर गिवन भी दिया है पूरा, किस तरीके से क्या क्या करना है, ये डायरेक्ट कर दिया एक्चुअली। यहाँ पर मैंने आपको ये उसमें बताया कि किस तरीके से करना होता है, हमें क्या कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसका डायरेक्ट ही ये मैंने करके दिखा दिया, तो आंसर आप देख सकते हो कि ये आ गया। अब आगे चलते हैं कि इसका और वाला पार्ट देखते हैं कि और वाले पार्ट में क्या है। हमें क्या करना है, मीनिंग बताना है इनका, मतलब कि मीनिंग बताना है। एक होता है एक्सटर्नलिटीज़ होती है 2 टाइप्स की, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे
बिना कुछ पे किए ही किसी को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके आसपास कोई गार्डन है, तो उससे जो मतलब आपका आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा सही रहता है, प्योर रहता है एयर वगैरह, तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर वहीं पर कोई फैक्ट्री आपके आसपास है, वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो उसका आपके मतलब कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं है उससे, लेकिन फिर भी आपको उसका नुकसान बियर करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो दो तरीके की एक्सटर्नलिटीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्सटर्नलिटीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या है। एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू द बेनिफिट्स, पॉजिटिव बेनिफिट्स में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आती है, और हार्म्स में आती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, विच कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड और पेनलाइज्ड फॉर इट। उसको चाहे कि एक एंटिटी से दूसरी की हो सकती है और बिना किसी चीज़ के पे किए हुए। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस बड़ा इजी, मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की हम बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है वो सम होता है किसका, उसमें रेंट आता है, रॉयल्टीज़ आती हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार पार्ट होते हैं इसके। तो ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉन वेज इनकम। नॉन वेज मतलब कि वेजेस जो होते हैं, ये वेजेस नहीं है एक्चुअल में, वेजेस मतलब कि इसके लिए कोई लेबर सर्विसेज वगैरह नहीं है, लेबर नहीं दी, तो इसको वेजेस में कंसिडर नहीं किया जाता ऑपरेटिंग सरप्लस को। उसके बाद पूछा है हमसे कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं। तो कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं, गुड्स विच आर कंज्यूम बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, मतलब जो भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, और टू मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। इट मे बी इंक्लूड सर्विसेज एज वेल, मतलब कि कंज्यूमर गुड्स में जो आपके डायरेक्ट ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, और उसमें सर्विसेज को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1000, यानी कि ये डेल्टा वाई है, हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है 1000 का। इफ़ द वैल्यू ऑफ MPS, यानी कि MPS की जो वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स फ्रॉम 0.25 टू 0.1, यानी कि MPS की वैल्यू 0.25 थी, केस 2 में हो गया, मतलब यहाँ पर दो केसेस हो गए, तो 0.25 से वो कम होकर कितनी हो गई है, MPS की वैल्यू हो गई है 0.10। तो अच्छा ठीक है, आगे चेक करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम, तो हमें ये करना है कि वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPS में जो चेंज आया है इसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा, चेक करते हैं। पहले हमें चेक करना होगा कि दोनों केसेस में यहाँ पर कि इसको हम 1 बोल देते हैं, MPS 1, और इसको बोल देते हैं MPS 2, ठीक है। तो MPS 1 में हम बात करते हैं, यहाँ पर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं के दैट इज़ मल्टीप्लाई 1/MPS, तो क्या हो जाएगा 1/0.25 दैट इज़ 4 आ जाएगा इसको, क्योंकि 4 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, 25 4 ज़ा 100, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल टू 4। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर देखें तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा वाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है 1000, ये गिवन है यहाँ पर हमें 1000 इज इक्वल टू 4। तो डेल्टा वाई ये इधर डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 4000 करोड़। अब इस केस में देखते हैं यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/MPS, दोनों केसेस में देखना है, तो के क्या हो जाएगा 1/0.1 दैट इज़ 10, ठीक है। तो के की वैल्यू 10 आ गई, और के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई दैट इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई का हमें पता नहीं है, और डेल्टा आई की वैल्यू 1000 है, ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेल्टा वाई की यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1000 और 10,000 वैल्यू आ गई, और यहाँ पर जो डेल्टा वाई की वैल्यू आई थी वो 4000 आई थी। तो अब ये देखो, पहले MPC 0.5 था और बाद में MPC हो गया 0.110, ठीक है। तो इससे हम ये देखेंगे कि
पहले हमारे जो इनकम आ रही थी वो आ रही थी 4000, अब जो इसके अकॉर्डिंग है जब एमपीएस चेंज हो गया है तो हमारी चेंज इन इनकम आ रहा है कितना 10,000। तो अल्टीमेटली कितना चेंज आया एमपीएस में चेंज होने से, एमपीएस कम होने से इसमें कितना चेंज आया। तो ये हमारा डायरेक्टली हम देख सकते हैं यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 10,000 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 6000 का चेंज आ जाएगा। ये हमारा 6000 जो होगा आंसर हो जाएगा।